नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मशहूर कलाकार नसीरुद्दीन शाह का अगर जिक्र किया जाए तो दरअसल अपनी बेबाकी के लिए वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और जाने जाते हैं। कलाकार नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर अपने बयान के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल उन्होंने हरिद्वार में हाल ही में आयोजित धर्म संसद को लेकर सवाल उठाया और कहा कि 20 करोड़ लोग यूं ही हार नहीं मानेंगे बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के आयोजनों से देश में गृह युद्ध का खतरा पैदा होता है, जिसकी परवाह मौजूदा सरकार नहीं कर रही है। नसीरुद्दीन शाह ने केंद्र की सत्ताधारी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाए रखना चाहती है। मुस्लिमों के मन में एक डर बैठाने का प्रयास किया जा रहा है कि वे उम्मीद छोड़ दें। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर दमन के हालात बने तो हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, हम जवाब देंगे, क्योंकि हम अपनी मातृभूमि बचा रहे हैं, अपने परिवार बचा रहे हैं। इतना ही नहीं, नसीरुद्दीन शाह ने मुगलों को आक्रमणकारी मानने तक से भी इनकार कर दिया। तो नसीरुद्दीन शाह का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार को जम करके हमला बोला गया उसमें नसीरुद्दीन शाह द्वारा। और इसके साथ ही नसीरुद्दीन शाह ने यह भी कहा कि केंद्र की सरकार मुस्लिम वर्ग को दोयम दर्जे का अधिकार देना चाहती है। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि वो हक की लड़ाई लड़ेंगे, वो हार ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो धर्म संसद का आयोजन पिछले दिनों चला, उसमें जो बयानबाजी हुई वो तो सुर्खियों में रही ही, लेकिन अब उसके बाद जो ये प्रतिक्रिया आई है नसीरुद्दीन शाह की, ऐसे में नसीरुद्दीन शाह भी अब सुर्खियों में बन रहे हैं और उन्हें गृह युद्ध का डर सता रहा है। वो इन धर्म संसदों को साफ तौर पर बताएं। उन्होंने कहा कि ये धर्म संसद का आयोजन जो हो रहा है वो गृह युद्ध को का न्योता दे रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वास्तव में ये जो धर्म संसद में जो बयानबाजी हो रही हैं या जो हुई हैं वो वास्तव में गृह युद्ध की ओर ले जाएंगी। और दूसरी बात, नसीरुद्दीन शाह ने जिस तरीके से मोदी सरकार पर कटाक्ष किया, हमला बोला, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शाह ने यहां तक कहा कि अब वो शांत बैठने वाले नहीं हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, वो ऐसे हार नहीं मानेंगे। तो अगर एक तरफ धर्म संसद का में ये आह्वान किया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की बात कही जा रही है, तो नसीरुद्दीन शाह भी उसमें कहीं ना कहीं उस आग में घी की आहुति डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो बयानबाजी धर्म संसद में हुई उसकी आलोचना भी हुई, उस पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई और यहां तक कि गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने जिस तरीके से कहा कि वो शांत बैठने वाले नहीं हैं, ऐसे में जिस विशेष संप्रदाय धर्म संप्रदाय के लिए जो बातें धर्म संसद में कही गई हैं, उनको कहीं ना कहीं नसीरुद्दीन शाह का यह बयान और मनोबल बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे कि धर्म संसद या गृह युद्ध की धमकी। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, आपका परिचय करा देते हैं आपको। राहुल आनंद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीके ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश्वर पाठक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। फरहत अली खान जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आएंगे राहुल आनंद जी। धर्म संसद में जो बयानबाजी हुई वो साफ तौर पर बिल्कुल गलत है।
उस पर आलोचनाएं भी हुई हैं, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या सत्तासीन में जो विराजमान है उनका जिक्र करें, कोई ऐसा बयान नहीं आया है, किसी की कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है कि धर्म संसद में वास्तव में जो बयानबाजी हुई वो गलत हुई। और अब जिस तरीके से नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि यह गृह युद्ध को बुलावा है, तो क्या वाकई में यह गृह युद्ध के लिए एक धमकी है? गलत थी। और अब जिस तरीके से नसीरुद्दीन शाह ने कहा है तो उसके इस संज्ञान दी जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग हमारे देश के अंदर हैं और खास करके वो अति सुरक्षित स्थान पे रहने की वजह से भी ये बार बार अगर ये कहे कि हमें डर लगता है, हमें डर का माहौल है, तो कहीं ना कहीं ये उन पुरानी बातों को दोहराने के लिए तत्पर रहते हैं कि ये माहौल खराब करे। इससे साफ संदेह आता है कि ये किसके पक्षधर हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो धर्म संसद के अंदर जो बयानें दी गई थी उसके ऊपर क्या सरकार ने कार्रवाई की या नहीं की, हमने किया और उनको आज गिरफ्तार कर उनको लाया भी गया है। तो कोई टीका टिप्पणी जब हम कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं तो 135 करोड़ की आवाम के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, उस वक्त ये कहाँ चले जाते हैं, उस वक्त ये धर्म गुरु, मुस्लिम धर्म गुरु लोग कहाँ चले जाते हैं जब एक मंच से एक सांसद ये कहता है कि योगी तो अपने मत में चला जाएगा और मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। उस वक्त के जो ये बयान होते हैं, जो तीखे बयान होते हैं, वो किस प्रकार ध्रुवीकरण और कहाँ केंद्रित करते हैं? क्या वो माहौल नहीं खराब करते हैं? क्या हिंदुओं को हक नहीं करना चाहिए? रही बात ये दोहरे रवैये की, तो उस समय इनको अपनापन दिखता है क्योंकि इनके रिश्तेदार थे हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। और अब जब देश के अंदर जब अपने हक की बात करते हैं तो वापस घुमा कर ले आते हैं कि हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है। ये सम्मानित मंच के माध्यम से ये बात तो क्लियर ही है कि हमारे देश में जो 135 करोड़ लोग हैं वो हमारे देश के हैं, ना कि कोई बाहर से हैं। जो बाहरी हैं उनके लिए CAA एनआरसी है, हम उस पर सब बहस करेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन कोई इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात करे तो निश्चय ही ये निंदनीय है, ये अपने आप को सुर्खियों में रखने की बात करता है। जी ठीक है, फरहत अली खान जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से ये बयान आया है, धर्म संसद में जो बयानबाजी हुई वो हम मानते हैं कि वो गलत हुई है और उस पर हमने तीखी प्रतिक्रिया हमने भी व्यक्त की थी, उस पर चर्चा भी की थी और ये कहा था कि वास्तव में ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। लेकिन अब वास्तव में जो नसीरुद्दीन शाह ने कहा है, क्या आपको लगता है वाकई में उन्होंने सही कहा है? देखें, मेरी आवाज ठीक मिल रही है आपको? जी मिल रही है फरहत अली जी। पहले जो अभी वक्ता बोल रहे थे हमारे, उनकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही थी, क्या बोले वो तो वो जाने। लेकिन भारत जो है, भारत देश में अब इस तरीके की बातें चलेंगी नहीं कि जैसे धर्म सांसद हो, उनकी संसद हो और वो इस तरीके की बातें करें तो उसके तो पूरे देश में निंदा की है, खाली चंद लोग करते हैं। मैं नसीरुद्दीन शाह साहब की बात की पूरी निंदा करता हूँ कि आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप सेलिब्रिटी लोग हैं, आप जो हैं आपको लोग हीरो मानते हैं, तो अच्छी बातों के लिए आपको हीरो मानते हैं, वरना तो आपने एक फिल्म थी मोहरा, उसमें भी काम किया था कि आपकी आंखें थी फिर भी आप अंधे बने हुए थे। तो जब हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमारा देश का कानून, हमारी सरकार सब सारे समुदायों के साथ खड़ी है, तो श्री नसीरुद्दीन शाह को ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। मैं उनकी निंदा करता हूं और निंदा उस धर्म संसद की भी करता हूं जिसमें मुसलमानों के लिए अपशब्द बोले गए, अभद्र भाषा बोली गई। और हम लोग जो हैं वो इस वक्त में अच्छे भारत की तरफ जा रहे हैं। अब जो है वो एटम बम की जरूरत नहीं है, अब प्यार मोहब्बत के कोई ऐसा मिसाइल तैयार किया जाए कि जिससे हमारे देश में अमन अमान एका हो। कब तक हम ये बातें झेलते रहें कि इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। अब इनके कहने से किसी भी संप्रदाय पे, खासतौर से मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और देश पूरी तरीके से सुरक्षित है।
बहुत अच्छी बात आपने कही फरहात अली जी ने कि जिस तरीके से इन्हें जो हीरो माना जाता है, इन्हें अच्छाइयों के लिए, अच्छे कामों के लिए माना जाता है, ताकि क्योंकि इनके एक बड़े फैन फॉलोइंग होती है, लोग इनके आचरण को अपने आप में ढालने की कोशिश करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, देखते हैं जो ये करते हैं वो कहीं ना कहीं वो भी उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में इस तरीके के बयानबाजी जो दे रहे हैं मुस्लिम समुदाय के वर्ग, तो इनके इन बातों में नहीं आने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता है कि जिस तरीके से जो इनके बहुत बड़े फैंस होते हैं उनको लेकर के। सीके ठाकुर जी आपके पास आएंगे। ये बयानबाजी का जो सिलसिला चल रहा है भाई, ये तो अब और बढ़ता ही चला जा रहा है। निंदा अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने नहीं की है तो कांग्रेस ने भी इसका खुले विचार से या खुले मन से विरोध नहीं किया है। बिल्कुल योगेश भाई, ये देखिए समझ में आ रही है कि अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उस चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नुक्ता फेंका जाएगा। तो हो सकता है नसीरुद्दीन शाह से जो बयान दिया गया यह भी एक पार्ट हो सकता है उसका, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो ओवैसी साहब आते हैं मैदान में और जितना भी वो हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं। इसी ढंग से अभी देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव, प्रधानमंत्री मोदी जी 1 महीने में 12 बार दौरा किया। चुनाव आना है, अभी कभी घोषणा हो जाएगा चुनाव का। तो एक प्रधानमंत्री 12 बार एक राज्य का दौरा करे 1 महीने के अंदर, सामने चुनाव आना है, तो उस ढंग से यह भी नसीरुद्दीन शाह जी का एक बयान, क्योंकि बीच में आना कहीं न कहीं ये प्रेरित है कि आज हम हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ एक हड़ताल करके, और उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में जो चुनाव है वहाँ पर सारे हिंदू को एकत्रित करके फिर से चुनाव हम आ जाए। तो ये चलता रहता है, चुनावी मुद्दा है। बहुत चलिए ठीक है, आपने तो एक नई बात बता दी है। सर्वेश्वर पाठक जी आपके पास आएंगे, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं फरहात अली जी से। फरहात अली जी, अभी आपने सुना ठीक है, सीके ठाकुर साहब की आपको आवाज मिल रही थी? जी बिल्कुल। सीके ठाकुर साहब ने जिस तरीके से कहा कि दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का एक और नया एजेंडा हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक चाल हो सकती है, यानी नसीरुद्दीन शाह बीजेपी के कहने पर ये बयान दे सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में ऐसा हो सकता है? देखें, जो राजनीतिक दल होते हैं वो किसी न किसी चीज का श्रेय लेने की प्रयास करते हैं, क्योंकि मैं मुस्लिम महासंघ मतलब मुस्लिमों की जमात से जुड़ा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि कोई किसी के मुंह में जबान नहीं डाल सकता। नसीरुद्दीन शाह एक इतने सस्ता आदमी नहीं है कि वो किसी के हाथ बिक जाए। नसीरुद्दीन शाह की यह अपनी पुरानी सोच है, और नसीरुद्दीन शाह हमेशा, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा भारतीयों का विरोध में ही उतर आते हैं, चाहे जिन्ना का मुद्दा हो चाहे कुछ हो। आपने देखा जिन्ना के मुद्दे को लेके यूनिवर्सिटी बन गई, वहाँ कितना बड़ा बवाल रहा। तो ये नसीरुद्दीन शाह भी उसी विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं, और इनकी ये जाती सोच है। इनकी फिल्म तो हम देख सकते हैं मुसलमान, कोई भी फिल्म में ये रोल करें, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होता है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने ये जो बयान दिया है, इसकी मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते तमाम मुस्लिम समाज की तरफ से उसका विरोध करता हूँ, लेकिन इस चीज का भी विरोध करता हूँ कि अब मुसलमानों की गर्दन काट देना, मुसलमानों को निकाल दो, मुसलमान पाकिस्तान को जाएं, इस तरीके की बातें भी हमारे देश में नहीं चल सकती। हमारे कानून को, और मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप छोटे छोटे इन मुद्दों को, जो बड़ी आग बन सकती है, जो एक चिंगारी है, उसको समाज के सामने लाते हैं। और समाज के जब सामने आता है तो लाजमी सी बात है कि जो ये हाथ कांपने का काम करेंगे आग जला करके, उस आग को आप पूरी तरीके से इन मुद्दों को टीवी चैनल पे अपने लाकर बुझा देते हैं। आप भी बधाई के बात लें देश में शांति स्थापित करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। जिस तरीके से नसीरुद्दीन शाह के लिए कांग्रेस ने कहा, ये तो बड़ा खैर हैरान करने वाला विषय है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर्वेश्वर पाठक जी, इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीतिक पार्टियों को मुझे लगता है बड़े करीने से जानते हैं, और कई पार्टियों को इन्होंने जिस तरीके से कई सरकारों को आते जाते देखा है।
तो सर्वेश्वर जी, क्या वास्तव में ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडे पे चल सकती है कि वो शाह साहब को ये कहे कि आप ऐसे बयानबाजी करिए ताकि उन्हें एक विशेष धर्म संप्रदाय का वोट बैंक हासिल हो सके? देखिए योगेश जी, ये कांग्रेस की जो वो है दिवा स्वप्न है, वो अल बल कुछ भी बयान देने के लिए उनके नेता जो राहुल गांधी है वो भी फेमस है, उनके प्रवक्ता भी फेमस होते हैं। नसरुद्दीन शाह जैसा घटिया बॉलीवुड का एक एंटरटेनर वो एक बार ये बयानबाजी नहीं किया है। मुझे ठाकुर साहब से पूछिए कि 2000 में कौन सा चुनाव था, 2018 में, जब उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे को भारतवर्ष में रहने में डर लगता है, उस समय कौन सा चुनाव था? उसके बाद वो ऐसे घटिया विचार देने के लिए वो मशहूर है। अभी उन्होंने क्या धमकी दे डाली, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए और हिंदू जनमानस को भी समझना पड़ेगा, साथ ही साथ मुस्लिम बुद्धि वर्ग के जीवियों को भी समझना पड़ेगा। गृह युद्ध कितनी बड़ी बात है। हमारे जो सीडीएस बिपिन रावत जी थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना 2.5 फ्रंट पे लड़ रही है। अगर युद्ध हुआ तो एक चाइना, दूसरा पाकिस्तान और आधा फ्रंट जो है वो इन लोगों के लिए बोला था। तो ये कोई मतलब बहकावे में आके किसी पार्टी के में आके नसरुद्दीन शाह ने नहीं बोला है, वो सोची समझी बात बोलता है। ये लोग पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये बॉलीवुड वाले जितने भी हैं। आप देखिए, ये भारतीय कलाकार को बढ़ावा नहीं देते, अपने गाने में पाकिस्तान के कलाकार को बुला के मतलब फिल्म में गवाते हैं। जो भारतीय जो सिंगर है वो गाना क्रिएट किया होता है वो सलमान खान, और नसरुद्दीन साहब की पहली बार ऐसी बात नहीं बोला है। ये उसकी घटिया मानसिकता, दोहरा चेहरा जो है वो भारतीयों के सामने आ रहा है। मैं इन लोगों को तो कभी हीरो मानता ही नहीं, क्योंकि अगर आप देखिए ये बॉलीवुड वाले जितने भी है, आमिर खान ने क्या बयान दिया था कि आप जो शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हो वो किसी गरीब को पिला दो, और तुम जो बकरे को काट के इतने खून बहाते हो, इतने के कहते हो, वो गरीबों को दो ना। इशू क्या है इसमें? तो ये हमारे धर्म के प्रति हमारी जो संस्कृति है उस पे हर बार चोट करते रहते हैं, चाहे वो फिल्मों के द्वारा, चाहे अपने बयानबाजी के द्वारा। और ये नसरुद्दीन शाह जैसा घटिया आदमी किसी पार्टी विशेष के बहकावे में आके नहीं करता। इसकी अपनी सोची समझी राजनीति है, सोची समझी एजेंडा है, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लोग पाकिस्तान के मतलब हम परस्त है, उनके लिए ये भारतवर्ष में काम करते हैं। अभी जो भी हुआ हरिद्वार में, जो भी संतों ने बोला, देखिए भारतीय कानून के हिसाब से उन पे एफआईआर लॉन्च हो गया रायपुर में। वहां के सीएम ने बोला कि हम उनसे जेल में लेके आएंगे। उनको अगर कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी है, तो उस संत ने भी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की, लेकिन नसरुद्दीन शाह अपनी अभिव्यक्ति की आजादी में हर समय हिंदुओं को मारने और काटने की बात करते हैं। उन्होंने लव जिहाद पे भी कहा था कि ये हिंदू मुस्लिम फैब्रिक को बर्बाद करने की कोशिश है, जो लव जिहाद पे सवाल उठाते हैं। ठीक है, हिंदुओं की लड़की के साथ तो आप ब्याह करवाने के लिए मुसलमानों के लिए तैयार हो, वही बात मुसलमानों की लड़कियों से भी करवाओ ना। वही बात, मुसलमान की लड़की कितने हिंदू से शादी की है मुझे बताइए। अगर कोई शादी नहीं, ठीक है, भाग के कर भी लेती है तो हिंदू के लड़के को मार दिया जाता है। सुन लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पर जो कोई एक भड़काऊ पोस्ट लिख देता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है जी। कोई पत्रकार अगर सरकार के खिलाफ भी कोई चीजें लिख देता है या दिखा देता है, कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं तो पत्रकारों पर भी कार्रवाई हुई है, ये कह करके कि सरकार की आलोचना नहीं की जा रही है बल्कि ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उस पर कार्रवाइयां हो जाती हैं। सवाल यहां पर यह उठता है कि वो चाहे धर्म संसद में दिए गए बयान हो और चाहे नसरुद्दीन शाह का ये बयान हो, ये दोनों की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए थी। प्रशासन इतना ढीला, इतना ढुलमुल रवैया प्रशासनिक अधिकारियों का क्यों? क्या ये नियम और ये जो कानून बने हैं वो एक आम इंसान के लिए, आम नागरिक के लिए बने हैं कि वो अगर सोशल मीडिया पर भी कुछ लिख देता है तो पुलिस उसके घर से उसके कॉलर पकड़ के घसीटते लाती है और सलाखों के पीछे करती है? लेकिन
ये जो नामचीन हस्तियां हैं ये सोशल मीडिया पर ना लिख करके, जबकि इनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होती है, ऐसे उलझुल बयान देते रहते हैं। इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है, इन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार की भी तो सामने आ रही ना। योगेश जी, आपका कहना सही है। अगर गिरफ्तारी होगी अगर एक हिंदू साधु की, तो सबसे पहले ओवैसी और उसका पूरा खानदान और उसकी पार्टी के जो नेता लोग हैं वो सलाखों के पीछे होते चाहिए, क्योंकि एक बार उन्होंने बयान नहीं दिया है कि ये चुनाव है और बयान दे दिया। बार बार ऐसे बयान देने के लिए वो फेमस है। उसका भाई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस फोर्स उठा लो, फिर देखो हम क्या करते हैं। उसके पार्टी का आदमी कहता है कि हमारी शेरनियां बैठी हैं, तुम जरा बाहर निकलो, हम क्या कर लेंगे शाहीन बाग के बाद में। उसी तरह अभी ओवैसी ने जो बयान दिया है वो कोई राजनीतिक बयान नहीं है, यह सोची समझी साजिश है। और सचमुच भारतीय कानून व्यवस्था इतनी लचर है। देखिए शर्जील इमाम जैसा घटिया गंदी नाली का कीड़े ने क्या कहा था कि हम ये चिकन नेक को अगर पकड़ ले 5 लाख लोग मिलके रेलवे लाइन को जाम कर दे तो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देंगे। और हमारे हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने उस घटिया इंसान को बेल दे दिया है। तो भारत वर्ष की कानून जो है उसमें जरूर खामियां हैं, और उस खामियों का फायदा एक लोग नहीं उठाते हैं, घिनौना से घिनौना रेप करने वाले भी उठाते हैं। हमने आपने देखा निर्भया रेप कांड के आरोपी कैसे बचते रहे कानून के लूप होल से। उसी तरह ये जो बॉलीवुड के लोग हैं जो घटिया, उन्हें मैं हीरो कतई नहीं मानता, वो एक इंटरटेनर है, ये सोची समझी बयान देते हैं। ओवैसी अपनी पार्टी के नाम पे हर समय ऐसा बयान देता है। और आपके चैनल के माध्यम से आज मैं ये कहता हूं कि आज मैं जा रहा हूं नसरुद्दीन शाह के खिलाफ FIR करने दिल्ली में, और देखते हैं मुझे कौन रोक सकता है। ठीक ठीक है, बहुत ठीक बात कही सर्वेश्वर पाठक जी ने। राहुल आनंद जी आपके पास आएंगे। भारतीय कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, लेकिन जो नियम कानून बने हैं अगर उन्हीं को कायदे से पालन कराया जाता है, लेकिन जो नामचीन हस्तियां हैं इन पर वो लागू नहीं हो पाता है। ये अक्सर देखा जाता है। दरअसल ये कोई नया मामला नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिन पर ये देखने को मिलता है। तो ये तो आप मानते हैं कि नहीं कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है? नया मामला नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं होती है जिन पर ये देखने को मिलता है। तो ये तो आप मानते हैं कि सहारे से हम किसी को सलाखों के पीछे लापरवाही है। वहाँ के राज्य सरकार के ऊपर, जो राज्य सरकार किस प्रकार का कार्य करना चाहती है। और रही बात जहाँ महाराष्ट्र की, तो वहाँ महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में ही आजादी के पहले बाल गंगाधर तिलक, महामना मालवीय और KM मुंशी इन पार्टी के सदस्य थे, जिसका झंडा का चिन्ह गाय और बछड़ा हुआ करता था। वो पार्टी हर वक्त हिंदुत्व पे कीचड़ उछालती है, क्योंकि उनको आने वाले समय के साथ इनकी विचारधारा बदल गई और करती गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम वहाँ जा ही नहीं रहे हैं राहुल आनंद जी, हम वहाँ जा ही नहीं रहे हैं, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। हमारा सीधा सा सवाल है, आपने महाराष्ट्र चले गए, उत्तराखंड में किसकी सरकार है? उत्तराखंड में किसकी सरकार है? वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये कतई हमने धर्म समुदाय विशेष को लेकर के नहीं चल रहे हैं। हम सीधी सी बात बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से व्यक्ति हो, अगर वो गलत बयानबाजी कर रहा है, देश के प्रति गलत बयानबाजी कर रहा है, देश में भड़काऊ या हिंसा करने की कोशिश करा रहा है, तो उस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए ना। जब सोशल मीडिया पर आम नागरिक कोई ऐसी बयानबाजी कर देता है, कोई ऐसी पोस्ट लिख देता है, उसके खिलाफ FIR लिख जाती है, उसको खोज करके लाया जाता है, तो इन नेताओं को तो सुरक्षा मुहैया होती है। इनके साथ जो ये नामचीन हस्तियां होती हैं इनका तो पता ठिकाना होता है बाकायदे। कोई ऐसे तो गुपचुप तरीके से बयानबाजी कर नहीं देते, या एक कमरे में बैठ करके पोस्ट तो कर दे नहीं देते हैं। भरी सभा में जहां पर सैकड़ों हजारों की जनसंख्या मौजूद होती है वहां पर ये बयानबाजी देते हैं, और उसके बाद ये वहां से गायब हो जाते हैं। पता चला कि पुलिस खोज रही है। जब बहुत बड़ा प्रेशर आता है तब। योगी जी अब मेरी बात सुन लीजिए, जो धर्म संसद में जो कृत्य रचा गया उसका क्या परिणाम हुआ? उनको पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये इच्छा शक्ति है। अभी थोड़ी देर पहले जो
भाई साहब बात कर रहे थे, जो मुस्लिम महासंघ के जो है जो बात कर रहे थे, उनकी जो बातें थी वो एक बुद्धिजीवी मंच को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस प्रकार के सोचने वाले लोग कितने हमारे देश के अंदर हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उनका समर्थन भी करता हूँ। वो जिस प्रकार से एपीजे अब्दुल कलाम पे हमें गर्व होता है कि उन्होंने देश की आजादी में देश की रक्षा प्रणाली को सशक्त बनाया और किस प्रकार से मजबूत बनाया, और उसका गुणगान आज भी हम करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं। रही बात कार्रवाई करने की, तो कार्रवाई सरकार ने किया, अगर किसी ने कुछ कहा तो किया, लेकिन ये राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार को नसीरुद्दीन शाह को अंदर जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। वो क्यों नहीं किए? ये उनके प्रश्न, उनके ऊपर ये मनसा पे सवाल उठाता है कि उनके ये मनसा क्या है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, जो आम आदमी होते हैं, आम आदमी को भी सलाखों के पीछे डाला जाता है, तो मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ कि इनको भी डालना चाहिए। बात उत्तराखंड की हो, बात उत्तर प्रदेश की हो, बात महाराष्ट्र की हो, बात यहाँ चुनावी एंगल से नहीं देखना है। यहाँ पे है कि देश के अंदर आपकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे कायम रहे, इसके ऊपर बहस हो रही है हमारी। दूसरी बात, जो ये ओवैसी जैसे लोग हैं, ये लोग हर वक्त मुस्लिम समाज का शोषण करते हैं। इन्होंने अपने को खड़ा करने के लिए मुस्लिम समाज का शोषण किया है। जो भड़काऊ बातें करते हैं, वहां पर अगर कार्रवाई की जाती है तो लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी चली गई, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है, जबकि अल्पसंख्यकों को तो इतना बढ़ाया गया है हमारे देश के अंदर कि बंटवारे के समय अगर पाकिस्तान की बात कर लीजिए, हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, तो पाकिस्तान में जब अल्पसंख्यक हिंदू बन के गए थे तो आज उनकी क्या स्थिति है, और अपने देश के अंदर अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है। आज वो कदम से कदम सरकार के और देश के राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये तुच्छी राजनीतिक और ओछी मानसिकता प्रदर्शन करती है और नसीरुद्दीन शाह के बयान से, कि वो जिस प्रकार के जो बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं घर के अंदर गृह युद्ध। मैं सोमेश्वर पाठक जी के भी बात का समर्थन करता हूं कि उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात कही कि घर के अंदर लड़ाई करने के लिए कहीं ना कहीं आज हम चर्चा कर रहे हैं तो मेरे और आपके बीच की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर आप सर्वे उठाकर देख लीजिए, मुस्लिम समाज में सबसे कम लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनके दिमाग में ये क्या फैलाता होगा। आज इंटरनेट घर घर पहुंच चुका है, हर लोगों के जहन में इंटरनेट उतर चुका है, एक क्लिक से सारा चीज मिल जाता है। उनको अगर वो कुछ गलत स्टेप करते हैं, उठाते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? निश्चय ही मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि उनको भी सलाखों के पीछे डालना चाहिए। जब हिंदू धर्म संसद के गुरु जब सलाखों के पीछे जा सकते हैं तो ये क्यों नहीं जा सकते हैं? सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो नहीं हुआ और जो होगा वो कर आप दिखाइए तो सही। आप चुनावी बात कर रहे थे हमारे बड़े भाई सीके ठाकुर साहब की, उनसे बुलवाया है, और आप समाजवादी पार्टी की सरकार उठा लीजिए तो 500 दंगे हुए थे, और आप बीजेपी की सरकार उठा लीजिए, कितने दंगे हुए हैं आप बता दीजिए। तो ये अंतर है, ये अंतर है। और ये आएंगे आपके पास, और सीके ठाकुर साहब जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन सीधे चलेंगे फरहत अली साहब जी के पास, क्योंकि इनके पास समय का थोड़ा सा अभाव है, ये जाना भी चाहते हैं, तो इनसे एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं। फरहत अली जी, अभी आपने सुना कि सर्वेश्वर पाठक जी ने जिस तरीके से कहा कि ये जो फिल्म जगत में कुछ लोग हैं ये वास्तव में देश में अमन शांति की बात करते ही नहीं हैं, ये ऐसे उलझुल बयान बीच बीच देते रहते हैं कहीं ना कहीं कि एक माहौल क्रिएट होता रहे। और जो 2.5 कदम चलने की बात कही सर्वेश्वर पाठक जी ने कि अगर युद्ध हुआ तो 2.5 कदम चलना पड़ेगा, चीन, पाकिस्तान और अपने देश के अंदर भी आधा कदम। क्या वास्तव में आपको लगता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो रही है? क्योंकि गृह युद्ध जैसा शब्द जो नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने वो शांति से बैठने वाले नहीं है, वो इसका जवाब देंगे। जी जी, देखिए, पहली तो बात कि खाली हम फिल्म हस्तियों पर आरोप लगाएं कि फिल्म हस्तियां ही ऐसे बयान देती हैं। देश में इस तरीके के बयान अन्य वर्ग के लोग भी देते हैं। अभी अभी आपने देखा किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में क्या क्या बयानबाजी हुई, और यहाँ तक हुआ, ये मुद्दे से अलग बात है कि देश के लाल किले पर झंडा चढ़ाया गया। तो कुछ मैं तो कहूँगा कि जो मानसिक रूप से दीवाने हो जाते हैं धर्म के लिए, वो ये नहीं सोचते कि हर धर्म को मानने वाला एक से जीवन गुजारता है, उसका खाना पीना रहना काम का तरीका एक होता है।
थोड़ी देर के लिए हम मस्जिद चले जाते हैं, लोग मंदिर चले जाते हैं, गिरजा और गुरुद्वारे चले जाते हैं, तो सबसे ज्यादा हमें समाज में वैल्यू मतलब सामाजिक रहन सहन की देना चाहिए, ना कि धर्म की। रही बात नसीरुद्दीन शाह की कि उन्होंने ये कहा कि गृह युद्ध जैसा माहौल हो जाएगा, तो देश में जब जब हमारे देश में कोई आपत्ति पड़ी है तो उसमें सभी देशवासियों ने एक साथ जुट करके उस आपदा का, उस जंग का, उस युद्ध का विरोध किया है। चाहे कोरोना हो, चाहे अभी अभी देखा था आपने कि चाइना ने जो अटैक किया था उसमें सभी लोग, सारे संप्रदाय एक हो गए थे, सारी कौमें एक हो गई थी। अशफाक उल्लाह खां को ले लीजिए, मीर अब्दुल हमीद को ले लीजिए, जब पाकिस्तान से जंग हुई तो उन्होंने कोई समझौता कबूल नहीं किया, देश के लिए जान दे दी। तो जैसे अभी हमारे मुसलमान साथी वो एक बोल रहे थे हमारे आनंद जी कि हम उनके विरुद्ध, नासिरुद्दीन शाह के विरुद्ध जाएंगे, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बिल्कुल जाइए, जरूरी है, लेकिन जाना उनके खिलाफ भी चाहिए जो देश में जिन्ना का नाम लेते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम लिया, उससे मुसलमान बदनाम हो जाते हैं, नाम वो लेते हैं, बदनाम मुसलमान होता है। इस वक्त में हमारे देश को एकता की जरूरत है। और नासिरुद्दीन शाह साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, तो समझ लीजिए कि देश का मुसलमान अपने देश की खातिर जान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। कहीं पर भी आप चिंता ना करें कि कहीं गृह युद्ध होगा। जब जब देश को जरूरत पड़ी है, जब जब देश को जरूरत पड़ेगी, देश का मुसलमान अपने देश के साथ खड़ा होगा, ना कि इन जैसे घटिया सोच रखने वाले नासिरुद्दीन शाह या अन्य के साथ। बहुत ठीक बात आपने कही। देश का प्रत्येक नागरिक देश के साथ खड़ा है। कुछ ऐसे अपवाद जरूर हैं जो ये वास्तव में अमन शांति नहीं चाहते हैं देश में और इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं। सर्वेश्वर पाठक जी कुछ कहना चाह रहे थे, कम शब्दों में बोलिए, उसके बाद सीके ठाकुर साहब जी। ने जो कहा, ऐसे ऐसे बयान मुस्लिम बुद्धिजीवियों से आना चाहिए, केवल एक चीज से नहीं, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा, आनंद जी ने कहा और मैंने जो कहा कि गृह युद्ध, आप सोचो कि जो मुस्लिम लोग हैं, जो जैसे उन्होंने कहा ये धर्म के दीवाने, जो मुस्लिम जो जिहादी पसंद है, जो भारत के विरुद्ध काम करते हैं, वो तो ये गृह युद्ध समझ के वो कर लेंगे। जैसा कि इन्होंने दिल्ली राइट में सुनियोजित तरीके से तैयारी की थी, पूरे पेट्रोल बम, पत्थर और ये सब इकट्ठे अपने छतों पे कर रखे थे। तो ऐसे बयानबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और मुस्लिम वर्ग के जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको सामने आके इनको कंडेम करना चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म संसद का बहिष्कार करते हो, उनके खिलाफ बोलते हो, तो इनको भी सरेआम आपको विरोध करना पड़ेगा अगर भारत वर्ष के आप नागरिक हो तो। ठीक, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं सीके ठाकुर साहब जी। बहुत सही बात कही सर्वेश्वर पाठक जी ने कि जिस तरीके से अगर हम उनका विरोध कर रहे थे, जिस तरीके से धर्म संसद में जो आवाज उठी उसका विरोध कर रहे थे और सोशल मीडिया पर तमाम सारी चीजें लिख रही थी, तो अब इसमें नसीरुद्दीन शाह ने जो बयान दिया है इसमें कोई धर्म या संप्रदाय को देखते हुए नहीं, वास्तव में अगर गलत है तो सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए और जो भी कार्रवाई होती है कानून के तहत वो कार्रवाई भी इन पर अमल में लाई जानी चाहिए। कांग्रेस को भी, मुझे लगता है, कांग्रेस का क्या रुख है इस पर, या कांग्रेस इसकी निंदा करेगी या कार्रवाई की मांग करेगी या फिर इसे क्या समझेगी? कांग्रेस नसीरुद्दीन शाह के बयान को पूरी तरह से निंदा करती है और नसीरुद्दीन शाह, भाई सर्वेश्वर जी ने कहा था कि 2018 में भी उन्होंने बयान किया था, वो कौन सा चुनाव था, 19 का लोकसभा चुनाव था, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। दूसरा है कि आपको बता रहे थे कि आमिर खान, सलमान खान पाकिस्तान से लोगों को बुलाते हैं, कलाकार के यहाँ कार्यक्रम कराते हैं, तो कला को आप सरहद में नहीं बांध सकते हैं, कला को आप सरहद में नहीं बांध सकते हैं। खेल होता है, हम लोग एक दूसरे देश से खेलते भी हैं, सब कुछ है। अभी जरूरत है कि मुख्तार अंसारी जैसा लोगों को जब योगी और केंद्र सरकार मिल करके जब जेल के सलाखों में दे सकता है, तो ये नसीरुद्दीन पाठक या फिर हैदराबाद के लोग जो यहाँ बयान करते हैं, वो लोग, उन ओवैसी साहब, उन लोगों को भी तुरंत सरकार को जेल के अंदर डालना चाहिए। और क्योंकि आप
आपने देखा होगा जब कश्मीर में ये मुद्दा उठाती है वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, तो आप देखिए उन लोग को नजरबंद किया जाता है। तो ऐसे लोगों को तुरंत नजरबंद करके करना चाहता है। धर्म संकट में हिंदू महासभा के लोग बोले या मुसलमान बोले, कोई भी हो, यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप इसकी शांति और कानून का भंग नहीं कर सकते, कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। ये निश्चित रूप से गलत काम है। तुरंत मोदी सरकार को, अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अब इस बात को भी कोट करेंगे कि नसरुद्दीन शाह तुम सावधान हो जाओ, ये हो जाओ। देखिएगा अब ये करेंगे, अभी चुनाव दौरान सबको कोट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिर्फ माइलेज लेना चाहते हैं चुनावी दरमियान में, कि हिंदू सेंटीमेंट को एक करेंगे और चुनाव से जीतेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और सबसे अहम रास्ता है कि राज्यसभा में वहाँ से लोगों को जाना पड़ता है, तो सबसे अधिक सीट अपना लाना चाहते हैं वो, ये मुद्दा है। लेकिन सीके ठाकुर साहब जी, आपने जिस तरीके से जो धर्म संसद में जो बात हुई थी, उसके बाद आपने कहा था कि आप FIR करवाएंगे, आप जाएंगे, क्योंकि कानून की प्रक्रिया तभी तो अमल पर आएगी ना जब कोई उस पर एक्शन लेने की बात कहेगा, कोई उस पर रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। 20 करोड़ मुस्लिमों को साथ में लेते हुए नसरुद्दीन शाह ने कहा कि हम इनके साथ खड़े हैं, हम इनकी आवाज को उठाएंगे, और हम यानी हम का मतलब 20 करोड़ लोग नसरुद्दीन शाह के अनुसार, ना कि वो 20 करोड़ लोगों के अनुसार। ये उनकी गलतफहमी है शाह की। वो इसकी प्रतिक्रिया देंगे, यानी बैकफाइट करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस को भी तो जैसे अभी सर्वेश्वर पाठक जी ने कहा कि अभी वो जाएंगे और FIR लिखवाएंगे शाह के खिलाफ, क्या कांग्रेस या आप भी वास्तव में वैसे ही मांग करेंगे, वैसे ही FIR लिखवाने की बात करेंगे जैसे धर्म संसद में जो लोग बोल रहे थे, जो संत बोल रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि हम FIR लिखवाएंगे? देखिए ये तो हम बिल्कुल करना चाहिए, हम लोग भी करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अभी क्या गृह मंत्री हमारे शोर हैं क्या? उनको अभी जो धर्म संसद में बयान आया हिंदू नेताओं का, क्या उस पर कोई बात बोले क्या? कोई भी हमारे मंत्री या प्रधानमंत्री के यहाँ से बयान आया था कि इसको करो? केवल पुलिस वहाँ की कहा कि हमने FIR कर लिया, उनको ये कर रहे हैं, FIR भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले जो सजग हैं, जो हमारे कानून के प्रहरी हैं, जो हमारे देश के चला रहे हैं, पहला कर्तव्य उनका बनता है। हम लोग क्या है इसमें, हम लोग तो करेंगे ही, हम लोग तो आवाज उठा रहे हैं इस बात को, लेकिन सरकार का काम है कि चाहे वो यूपी की सरकार हो या फिर यहाँ की सरकार हो, कोई भी, क्योंकि आप फिर ये न कहेंगे कि हम महाराष्ट्र में की सरकार है तो नसरुद्दीन शाह को कैसे गिरफ्तार करेंगे, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में जब गृह मंत्री अनिल जी को CBI गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको रिमांड पर ले सकते हैं, तो फिर तो ये नसरुद्दीन शाह क्या है, एक आम आदमी है उनके सरकार के अनुसार। तो इसलिए सरकार सबसे पहले है कि उन लोगों को, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे, देश में शांति भंग ना करे, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी योगेश भाई, आपने सीके ठाकुर साहब जी को सुना, वो साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि दरअसल पहली जो जिम्मेदारी बनती है वो सरकार की बनती है। तो आप दर्शकों को, देश के आवाम को क्या ये आश्वस्त कराएंगी कि नसरुद्दीन शाह पे वास्तव में जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, कोई डिले नहीं होगा, क्योंकि आप सत्ता पे काबिज हैं? जब हमारे देश में किसी प्रकार का संकट आया है या कोई माहौल पर बिगाड़ने की बात की करी गई है, उस वक्त हमारे सरकार के लोगों ने इस पे एक्शन लिया है। और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो ये राज्य का विषय है। मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था कि अभी हिंदू मुसलमान की राजनीति ना करके केवल जो गलत व्याख्यान दी गई है इसके ऊपर कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए या उनको सलाखों के पीछे ले जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जब अभी थोड़ी देर पहले जो सीके ठाकुर साहब जो कह रहे थे, जब केंद्र सरकार की तरफ से कोई पहल की जाती है तो इन्हीं के सरकार के लोग प्रवक्ता बन के सामने आकर पेश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, बार बार कार्रवाई में अवरोध पैदा करते हैं। तो एक सबक इनको भी लेना पड़ेगा कि सरकार चाहे किसी की भी हो, देश के अंदर हो या राज्य के अंदर, जो गलत है उसको आप गलत कहिए। अगर सरकार भी गलत है तो सरकार को भी नकाब आप बेनकाब कीजिए सबके सामने, तभी जाकर ये स्पष्टता आएगी। और देश के अंदर जो हम अभिव्यक्ति और लोकतंत्र और जो संविधान की जो दुहाई देते हैं, जितने भी लोग बैठते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि लोग बस संविधान का नाम लेते हैं, लेकिन संविधान में आर्टिकल क्या है, कहाँ कौन सी चीजें लिखे हुए हैं, उसकी जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन बार बार संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो ये
अगर संविधान सच में खतरे में है तो वो कहाँ खतरे में है, बताइए, पेश कीजिए जनता के सामने। लेकिन योगेश जी, सबसे अच्छी बात जो आपने कही कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की तरफ से भी मैं अगर प्रवक्ता के दायित्व पे हूँ तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि सरकार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए और रोकना चाहिए और विलम्ब रोक लगाना चाहिए। और एक तो बिल्कुल एक ऐसा ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए सरकार के माध्यम से कि कोई भी किसी भी धर्म पे टीका टिप्पणी ना करे। उससे क्या होगा कि हमारे देश का जो आपसी सौहार्द है, जो हम भाईचारे की बात करते हैं, वो कभी खराब नहीं होगा। तब जाकर जो असली जो 135 करोड़ की जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं एक मुट्ठी बनकर आएगा। और निश्चय ही जो थोड़ी देर पहले अली जी भी कह के गए कि जो जिन्ना का नाम लेते हैं और मुस्लिम को बदनाम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इसमें सत्यता होनी चाहिए कि उनको ही गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि यही ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण करते हैं, मुसलमान को और बदनाम करने का काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमारे देश में एक ऐसे भी मुसलमान ने जन्म लिया था जो देश की आजादी दिलाए बिना तक जमीन पे सोना पसंद करते थे। और हमारे ही देश के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जैसे भी मुस्लिम बेटे ने जन्म लिया है, जो जिन्होंने देश को सशक्त बनाया है। तो हम उनके बारे में चर्चा कभी क्यों नहीं करते हैं, हम उनको क्यों नहीं याद करते हैं जो जिन्ना पे चले जाते हैं। जिन्ना ने क्या किया, अभी जो नसीरुद्दीन शाह ने भी जितनी भी नामें ली, जिसमें से आपको मोहम्मद गजनी का नाम लिया, फिर आपको तैमूर का नाम लिया, उन्होंने अकबर, बाबर, मुगल का नाम लिया। तो मुगल ये पनपे कब, मुगल का तो पनपे तब जब बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब आए। उन्होंने कितनी क्रूरता का परिचय दिया है देश के अंदर। हर वक्त भारतीय संस्कृति को उन्होंने लूटा है। अगर आप गजनी की बात कर ले तो सोमनाथ मंदिर को उन्होंने 22 बार लूटा है। और वो चाहते थे कि जितना धन मिला वो लेकर दूसरे जगह गए और अपना व्यापार किया। और अगर मोहम्मद गौरी की बात कर लीजिए तो 1192 ईस्वी में जयचंद के बुलाने पे पृथ्वीराज चौहान को हराकर उसने दिल्ली पे कब्जा किया। आप बात कर लीजिए तैमूर का, अगर तैमूर की बात की जाए तो तैमूर ने दिल्ली के अंदर मुगल एम्पायर में इतनी हत्याएं की कि वहां का पानी लाल होकर निकला था। औरंगजेब की बात कर लीजिए तो अजंता का जो अलोरा था उसके अंदर जो मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ करके जो लूटा गया, क्रूरता बढ़ती गई। ये हमारे देश की संस्कृति को इन्होंने बढ़ाया कि घटाया? तो कहीं ना कहीं ये निष्पक्ष बात जरूर उनके सामने होनी चाहिए। और खास करके जो एक देश में कोई एक अच्छे खासे महत्व रखता है वो अगर इस प्रकार की बातें करे और तुच्छ मानसिकता का परिचय दे तो निश्चय ही उनको कटघरे में खड़ा कर सलाखों के पीछे रखना चाहिए और नजरबंद करना चाहिए सरकार को। क्या वास्तव में जिस तरीके से मुगलों का समर्थन करते नजर आए नसीरुद्दीन शाह और कहा कि देश की संस्कृति और कला को उन्होंने बचाया है, मुगलों ने, इतना बेहुदा बयान, क्या मुगलों के पहले कला और संस्कृति नहीं थी? हमारे अशोक के समय कला कितनी फूला फला, वास्तुकला हो, तजेबी कला हो, लेकिन ये आक्रमणकारी मुगल थे। और मुगल चूंकि अपना मिशन पूरा करने के लिए भारत में डेवलपमेंट किया, मैं इसको डेवलपमेंट नहीं मानता हूँ, मैं विकास नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए हिंदुस्तान में उसी का निर्माण कराया या मंदिरों को लूटा, जो भी किया। ये तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा ये गलत है। नसीरुद्दीन साहब पूरी तरह से गलत बयानी कर रहे हैं। और अब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने रेल का यहाँ निर्माण किया, तो मैं क्या कहूँगा, अंग्रेज ने यहाँ हिंदुस्तान के लिए विकास किया? बिल्कुल नहीं। वो अपना विकास कर रहे थे, वो यहाँ के व्यापार के माध्यम से अपने इंग्लैंड को या पश्चिम के देशों को जो माल यहाँ से भेजना था वो कर रहे थे, अपना यहाँ सत्ता कायम कर रहे थे। तो ये तो गलत है। नसीरुद्दीन साहब, मैंने कहा कि बिल्कुल गलत बयान है, इस पर नसीरुद्दीन साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सरकार, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ पांडे साहब की, वो अभी गिरफ्तार करेंगे नहीं, क्योंकि यूपी में चुनाव है, अभी ताकत है। तो मैं चैलेंज करता हूँ माननीय मोदी जी को कि ऐसे लोगों को यदि गिरफ्तार कर लें तो मैं मानूंगा उनको बहुत अच्छे शासक हैं इस देश के। उनको अभी गिरफ्तार करना चाहिए। जो धर्म संशोधन बयान थे उनको भी गिरफ्तार करना, दोनों लोगों को इसमें गिरफ्तार करने की जरूरत है। मैं उनको माननीय मोदी जी को या उनके पूरे टीम को, गिरफ्तारी हो गई है छत्तीसगढ़ से, तो एक लोग तो गए अंदर
और राहुल आनंद जी ये विश्वास दिला रहे हैं कि नसीरुद्दीन शाह पर भी कार्रवाई होगी। यही मैं चाहता हूँ। ठीक है सर्वेश्वर पाठक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने अभी बता दिया कालीचरण की गिरफ्तारी हो गई। अब कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता ठाकुर साहब बोल रहे हैं कि हम विरोध करते। अरे आप कथनी करनी में अंतर है। आपके बहुत बड़े नेता सलमान खुर्शीद, उसने क्या कहा था, हिंदुओं की तुलना बोको हराम और ISIS से की थी, वो आपकी पार्टी में बना बैठा है। आपने अपने बयान में एक बोला था कि मुख्तार अंसारी जेल के पीछे है, तो ये नसरुद्दीन शाह भी होगा। लेकिन पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और किस किस तरीके से इस मुख्तार अंसारी को बचाया जा रहा था, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उसको सुपुर्द किया गया यूपी पुलिस को। तो ये मत कहिए, आज आपकी महाराष्ट्र में सरकार है, क्यों नहीं आप विरोध करके उसको तुरंत अरेस्ट करवा रहे हैं नसरुद्दीन शाह को? वो यहाँ मुंबई में बैठा पड़ा है। और मैं तो जा रहा हूँ अभी 1 बजे तक ये सीपी के चाणक्यपुरी जो पुलिस स्टेशन है संसद भवन के पास का, उसमें मैं FIR दर्ज करवाने जा रहा हूँ नसरुद्दीन शाह के खिलाफ। कालीचरण अगर गिरफ्तार हुआ तो ठीक है, कोर्ट सम्मत उसको करेगा, लेकिन उसी तरह केवल एक नसरुद्दीन शाह के गिरफ्तार होने से नहीं होगा, वो वैसे भी गिरफ्तार होना चाहिए। क्योंकि उसने क्या बोला था, इतनी बड़ी बात की काटने मारने की, अगर धर्म संसद में काटने मारने की बात हुई या महात्मा गांधी के खिलाफ बयान दिया गया, तो उससे पहले ओवैसी बयान देके गया है। ओवैसी भी जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। नहीं, आपने बड़ी बात कही है। CK ठाकुर साहब जी, आपने सुनी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप हमेशा वास्तव में आप केवल आरोप तो लगाते हैं लेकिन बचाने का काम करते हैं। देखिए भाई, छत्तीसगढ़ में बयानबाजी हुई, छत्तीसगढ़ में कार्रवाई की बात कही गई, FIR जरूर लिखाई गई, लेकिन छत्तीसगढ़ से कालीचरण बच के निकल गया और मध्य प्रदेश के रायपुर में गिरफ्तारी हुई। तो अगर छत्तीसगढ़ में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई भाई? गिरफ्तारी तो वहीं हो जानी चाहिए थी। जी, वो बच के निकल गया, पुलिस तलाश रही थी, तो वहाँ मिला नहीं वो, तो वहाँ गिरफ्तारी हुई इसकी, वो बच के निकल गए थे वहाँ से। चलिए ठीक है, बच के निकल गए, लेकिन आप केवल फिर ये मतलब जो आरोप लगा रहे हैं कि वास्तव में कैसे बच के निकल गया, सरकार आपकी है वहां पर। जैसे मैंने सवाल कहा ना कि दरअसल जब ये लोग कोई बयान देते हैं तो ये कोई कमरे में बैठ करके नहीं देते हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन पूरा प्रशासनिक अमला वहां मौजूद होता है और वहां पर ये बयान देते हैं, उसके बाद वहां से बच करके निकल जाते हैं। पुलिस कहती है कि हम खोज रहे हैं। दरअसल आप फ्रंटलाइन पे आना ही नहीं चाहते हैं। आप ये आरोप जरूर लगाते हैं कि ये एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी तो मुखर होकर के हिंदुत्ववादी का चेहरा लेकर के चलती है, वो आज से नहीं चल रही है, अरसों से चल रही है। और वो कहती है कि वो हिंदुत्व, जिस तरीके से उसने राम मंदिर का लेकर के कहा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, राम मंदिर पे चर्चा पे नहीं जाएंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मुखर होकर के बीजेपी ने कहा कि हम राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, मंदिर बनवाएंगे, लेकिन आप कभी फ्रंट पर नहीं आए। नहीं, फ्रंट पे तो आए। राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, आपको याद होगा। और यदि नरसिम्हा राव की सरकार थी, यदि नरसिम्हा राव चाहते तो क्या वहाँ मंदिर ध्वस्त होती? क्या वहाँ कहीं न कहीं ढील दे गई, कहीं न कहीं उनकी ये थी कि वहाँ फैसला हो जाए। देखिए, दूसरी बात, हम इससे आ रहे हैं कि अभी ओवैसी साहब को अपने पूरी तरह ढील दे रखा है। ओवैसी साहब क्या है इस देश के लिए? आप उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, सब जगह जो है आप उनको यूज करते हैं। अभी तो है नहीं, बात करने लगे आप, गोल मटोल घुमाने लगते हैं। दरअसल CK ठाकुर साहब जी, आप कह रहे हैं वो वहां से बच के निकल गया। मुख्तार अंसारी को आपके ऊपर आरोप लग रहे थे कि आप यूपी सरकार को सौंप नहीं रहे हैं, आप उसे बचा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि वास्तव में जो इस तरह के लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर्वेश्वर पाठक जी, बच करके निकल कैसे जाते हैं ऐसे लोग? हमें ये समझ में नहीं आती है बात कि ये इतना अमला इनके साथ चलता है। ये कोई बस में बैठकर तो जाएंगे नहीं कि बच के निकल गए, ऑटो में बैठकर तो जाएंगे नहीं कि बच के निकल गए, इनको खोजना बड़ा मुश्किल होता है। ये 2-4 गाड़ियां लेकर के चलते हैं, काफिला लेकर के चलते हैं, और ये राज्य की सीमा को लांघ जाते हैं। और सरकारें और जो सरकार में बैठे नुमाइंदे और उनके पार्टी के लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो तलाश रहे थे,
लेकिन क्या करें, हाथ ही नहीं लगा। हमने FIR दर्ज कर लिए, कागज में 4 शब्द लिख दिए हैं और वो बच करके निकल गया। हाथ पे हाथ मलते धरे बैठे, मलते रह गए। आरोप फिर दूसरे सामने वाले सत्ता पक्ष पे लगाएंगे या पार्टी पे लगाएंगे। देखिए योगेश जी, ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। मैं वही बोला ना कि ठाकुर साहब खुल के कभी नहीं बोल रहे हैं। ठाकुर साहब को जब मैंने बताया, आपने भी बोला अगर बच के निकल गया तो आप निकलने ही नहीं देते ना। जैसे ही ये बयान वायरल हुआ वहीं पे आप अरेस्ट करते, सब कुछ था ठीक है, नहीं अरेस्ट किया, कर अब हो गया है अरेस्ट। उसी तरह नसरुद्दीन शाह चैनलों को वो बोल रहा है कि मुझे कोई खेद नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। वो बड़े गर्व से कह रहा है कि भारतवर्ष में गिरयुद्ध होगा और हम मुसलमानों के 20 करोड़ मुसलमान उसका डट मुकाबला करेंगे। तो ऐसा बात वो अपने घर से चैनल को बोल रहा है और ये चारों तरफ वायरल हो चुका है। और आप बैठे पड़े हो, बीजेपी का शासन नहीं है महाराष्ट्र में, तो आप शिवसेना के साथ सरकार में बैठे पड़े हो। अभी तक उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई इसकी गिरफ्तारी? दूसरी बात, बार बार ओवैसी को बीजेपी का ये कर रहा। अरे भाई, वो अपना भारतीय संविधान में जो इलेक्शन कमीशन ने उसे एक सिंबल दिया है और भारतवर्ष में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है अगर इलेक्शन कमीशन आपको सहमति प्रदान करता है। तो वो अपनी अलग राजनीति सेक रहा है। वो आप पहले मुसलमानों को लेके चलते थे, अब वो मुसलमानों का वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस ने की थी ना। आप बताइए, जैसे इन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी है जो 22 वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में और हलफनामा दायर किया था कि राम कुछ है ही नहीं। पूछिए भारतवर्ष की जनता और सारा हिंदू समाज, जो हमारी संस्कृति है राम, उनके लिए इन्होंने हलफनामा दे दिया था। इनका इस पे क्या कहना है? शुरू से ये तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस करती आ रही है। अगर कोई भी ऐसा बयानबाजी देता है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैंने सर्जिल इमाम की भी बात बोली, उसने तो नॉर्थ ईस्ट को काटने तक की बात कह दी थी और ये CAA के पक्षधर कांग्रेस पार्टी उसकी पीठ पता रहे। तो तब किसी के मुंह से ये बात नहीं निकली और इन कांग्रेसियों ने उसको गिरफ्तार करने की बात नहीं की। और अभी भी हमारे कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि उस जैसे आदमी को बेल मिल गई है कि लूप होल से निकाल लेते। ये कांग्रेसी सारे लूप होल, राम मंदिर निर्माण में भी जो मामला विचाराधीन था अदालत में, कितने तरीके से लटकाए रहे और जब वो फैसला आया तो वो उसको कहने लगे कि नहीं एक तरफा फैसला, अरे ये कैसे फैसला। आप खुद ट्रस्ट करते हो, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, नरसिम्हा राव जी ने यह किया और खुद 22 बड़े बड़े देश के जितने भी दिग्गज वकील थे उनकी फौज लगा दिए थे कि किसी तरह ये मामला न बने और राम मंदिर का निर्माण ना हो। बीजेपी, आपने भी कहा, मैं भी कहता हूँ, वो शुरू से मुखर है, हिंदुत्व की बात करती है और मुस्लिम को वो सबका साथ सबका विकास लेके चलती है। लेकिन मुस्लिम समुदाय का एक धरा है, एक क्या, अगर 20 करोड़ मुसलमान में से हार्डली बीजेपी को 50 से 60 लाख मुसलमानों का वो प्राप्त होगा। बाकी के मुसलमान इन्हीं पार्टियों के संरक्षण में रहते हैं और शुरू से इन्होंने ही यूज किया है। ठीक है, सीके ठाकुर साहब जी, चलिए कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ से कालीचरण बच के निकल गए, मध्य प्रदेश में उनकी गिरफ्तारी हुई। अब नसीरुद्दीन शाह तो नहीं, महाराष्ट्र से निकल जाएंगे। उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? क्योंकि महाराष्ट्र में तो आप भी सरकार में है ना, सहयोगी तो है ही हैं। सीके ठाकुर जी, आवाज आ रही है? चलिए, शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। सीके ठाकुर साहब जी के पास फिर से आएंगे और राहुल आनंद जी आपके पास आएंगे। बच करके ये लोग निकल कैसे जाते हैं, बात समझ में नहीं आती है। सीके ठाकुर साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कालीचरण बच के निकल गए और उसके बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस उन्हें तलाशती रही है। अब बारी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में है, सहयोगी है, और ऐसे में अगर महाराष्ट्र में कार्रवाई नहीं होती है, नसीरुद्दीन शाह की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या कदम होगा? आपने जो सवाल किया कि लोग बच के कैसे निकल जाते हैं, जिस तरह अभी सीके ठाकुर साहब डिबेट छोड़कर चले गए, जब आप
सवाल का जवाब इनके पास नहीं निकला। ठीक इसी तरह लोग सरकार के सामने भी नजर के सामने से लोग चले जाते हैं। और ये जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार में वो इच्छा शक्ति ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार बाल गंगाधर तिलक के जन्म स्थान को बनवा नहीं पा रही है, लेकिन जो उनको मारने गया था उसके मजार को वो रिपेयर करा रही है, उसके लिए पैसा देती है। तो यहाँ जो दो चरित्र है महाराष्ट्र की सरकार का, ये उजागर होता है। तो इससे मैं आपको निस्संदेह और आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नसीरुद्दीन साहब से कुछ नहीं होने जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से नसीरुद्दीन शाह का जो बयान आया है वो बेहद आपत्तिजनक है, भड़काऊ है और उस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही है, एएनबी न्यूज़ यही अपील करेगा दर्शकों से कि जिस तरीके से जो बयानबाजी होती है इन बयानबाजियों में कतई ना आए, अपने दिमाग से काम लें और होश और हवास में इन जिस तरीके से ये बेहवासी में ये लोग बयानबाजी करते हैं इनका बिल्कुल पूरी तरीके से बहिष्कार करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।